हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। अपनी इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार PCS जे के जो भी प्री के एग्जाम हैं उनके सभी के MCQ हम सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम 2018 के प्री का पेपर, उसका पार्ट देखते हैं हम 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्कृत्यपूर्ण दायित्व का जन्म विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से होता है। इस कथन को किसने कहा था? तो किसने डेफिनेशन दी थी ये कि जो अपकृत्य है उसका जन्म कैसे होगा कि भाई जो पूर्व निर्धारित हमारा कर्तव्य होगा उसका उल्लंघन करने से क्या होता है, अपकृत्य का जन्म होता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी विनफील्ड ने। हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक दोष के लिए दुष्कृत्यपूर्ण एवं आपराधिक दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं? तो क्या है भाई? बिल्कुल है कि अब ऐसी कई अपकृत्य हैं, ऐसे कई दोष हैं जिसके लिए क्या होता है, टोर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं हम और क्रिमिनल में भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे हम मानहानि को ही देख लेते हैं, है ना, डिफेमेशन को। तो क्या होगा कि सिर्फ दुष्कृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न हो सकता है, सिर्फ आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, कबूतर खाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो पिजन होल जो थ्योरी थी वो किसने प्रतिपादित की थी? पिजन होल थ्योरी थी भाई सामंत की। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर वाद निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? तो किस सूत्र से संबंधित है ये है संबंधित विधिक क्षति के बिना हानि। आंसर होगा हमारा सी, है ना, कि विधिक क्षति के बिना क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। इंजरी किसके बिना? साइन डैमनम के बिना, है ना, हानि के बिना क्या होती है, विधिक क्षति के बिना हानि। नेक्स्ट है, सूत्र साइंटी नॉन फिट इंजीरिया का अर्थ होता है, क्या होता है साइंटी नॉन फिट इंजीरिया का अर्थ? तो साइंटी नॉन फिट इंजीरिया का अर्थ है कि सिर्फ ज्ञान खतरे को आमंत्रित करना नहीं है, कि सिर्फ इस बात का ज्ञान कि हाँ भाई इससे कुछ परेशानी हो सकती है, कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इसका ज्ञान मात्र उसको आमंत्रित नहीं कर देता है ना, साइंटी नॉट फिट इंजीरिया। नेक्स्ट है, एक या अन्य पक्षकार की मृत्यु पर वाद करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ये कथन क्या है? तो ये कथन सत्य है कुछ मामलों को छोड़कर। ठीक है, क्या है? कुछ मामलों को छोड़कर ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, दुष्कृत्य विधि में नाममात्र की क्षतिपूर्ति हो जाती है। कब होती है दुष्कृत्य विधि में नाममात्र की क्षतिपूर्ति? जबकि नाममात्र की क्षति हेतु अनुतोष के रूप में। कह रहा है दुष्कृत्य विधि में नाममात्र की क्षतिपूर्ति किस लिए होती है? नाममात्र की क्षति हेतु अनुतोष के रूप में होती है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट का अर्थ है। डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट का क्या अर्थ है टोर्ट के अंतर्गत? तो इसका अर्थ है कि वस्तु पर निरुद्धि का अधिकार जब तक अनुतोष प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक क्या कर सकते हैं, वस्तु को निरुद्ध रख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति की भूमि या उससे संबंधित किसी अधिकार के उपयोग या उपभोग पर विधि विरुद्ध हस्तक्षेप निम्नलिखित दुष्कृति के रूप में जाना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की भूमि है और उस पर हमारा कोई लीगल राइट नहीं है ना, और हम वहां पर उपयोग करें उसका या विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करें तो क्या करेंगे हम भाई अतिचार करेंगे। क्या होगा? अतिचार होगा। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, किस वाद में सावधानी रखने के कर्तव्य के आधारभूत परीक्षण को प्रतिपादित किया गया था? किस वाद में किया गया था भाई? ये किया गया था डोनेक बनाम स्टीवेंसन में। किसमें? डोनेक बनाम स्टीवेंसन के बाद में सावधानी रखने के कर्तव्य के आधारभूत परीक्षण को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है, व्यक्ति की भूमि या उससे संबंधित किसी अधिकार के उपयोग या उपभोग पर विधि विरुद्ध हस्तक्षेप निम्नलिखित दुष्कृति के रूप में जाना जाता है। तो जो आंसर की में दिया हुआ है प्री वाली, उसमें आंसर बी दिया हुआ है। लेकिन भाई अगर हम किसी व्यक्ति की भूमि पर कोई उपभोग या विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करेंगे तो वो अतिचार कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपलेखन के मामले को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? अपलेखन अगर करते हैं मानहानि के रूप में तो क्या कौन सा तत्व होना नहीं आवश्यक नहीं है? प्रकाशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक अपमान सूचक कथन होना चाहिए, बिल्कुल।
लोगों का एक वर्ग जो वादी के बारे में अल्प ज्ञान रखता हो, इसकी आवश्यकता नहीं होती, वादी से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी। यदि एक व्यक्ति दुष्कृत्य विधि में लोक अपदूषण के दुष्कृत्य हेतु वाद लाना चाहता है तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि जो क्षति हुई है वो सामान्य लोगों को प्रभावित करती है ना। क्योंकि लोक अपदूषण का जो अपराध होगा किसके प्रति होना चाहिए? लोक अपदूषण को जो अपराध होगा वो पूरे लोक के विरुद्ध होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर उसे निजी हुआ है ना, निजी अपदूषण हुआ है, तो उसे क्षति प्रत्यक्ष सारभूत और सिर्फ उसे हुई थी, ये साबित करना होगा। नेक्स्ट है विद्वेषपूर्ण अभियोजन की दुष्कृति में अभियोजन का अर्थ है एक व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने वाले पुलिस स्टेशन पर की गई कार्रवाई, एक पुलिस को अपराध का आरोप लगाने वाली विधि के न्यायालय में की गई कार्रवाई, लोक अभियोजक द्वारा की गई कार्रवाई और पुलिस अधिकारी एवं लोक अभियोजक दोनों के द्वारा की गई कार्रवाई। तो भाई आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, कि एक व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने वाले विधि के न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई किसके अंतर्गत आती है? विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट है कि मिथ्याबंदीकरण का अर्थ है। मिथ्याबंदीकरण का क्या अर्थ है? मिथ्याबंदीकरण का अर्थ है कि जब क्या होता है कि बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मिथ्या अवरोध कहलाता है ना, मिथ्याबंदीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो जानबूझकर एवं बिना किसी विधिक औचित्य के किसी अन्य व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति से संविदा भंग करने हेतु दुष्प्रेरित करता है जिससे तीसरे व्यक्ति को क्षति होती है, एक दुष्कृत्य है। जब प्रथम बार निम्नलिखित में से किस वाद में स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था लुमले बनाम गे में। कहां पर? लुमले बनाम गे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संविदा विधि द्वारा अपरिवर्तनीय हो जाने से अपरिवर्तनीय हो जाती है। एक संविदा विधि द्वारा, एक संविदा है ना, वो क्या हो गई है? अपरिवर्तनीय हो गई है। तो जब वो अपरिवर्तनीय हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो शून्य संविदा कहलाती है। आंसर होगा हमारा बी। विधिक सिद्धांत जो हार्वे बनाम फैसी के बाद में प्रतिपादित हुआ था, प्रथम बार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में अनुसृत किया गया था। तो कौन से वाद में अनुसृत किया गया था? जो कौन से केस में कहा गया है? हार्वे बनाम फैसी। हार्वे बनाम फैसी के जो केस था वो इंडिया के न्यायालय में कौन से वाद में यूज किया गया था? तो वो किया गया था DI मैकफरसन बनाम MN अपन्ना में। नेक्स्ट है एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो समर्थकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल भी होना चाहिए, लेकिन औचित्यपूर्ण निर्बंधन और शर्तों की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक रूपी संविदा में, मानक रूपी संविदा में क्या होता है भाई? मानक रूपी संविदा में व्यक्ति के पास स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। आंसर ए। नेक्स्ट है एक संविदा पर भारत में परिवर्तनीय विधि संबंधी भूल का क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा प्रभाव? वो शून्य करने नहीं होती है ना। आंसर होगा हमारा डी। एक संविदा में भारत में परिवर्तनीय विधि संबंधी भूल का क्या प्रभाव होता है? वो शून्य करने नहीं होती है, लेकिन अगर फॉरेन से रिलेटेड लॉ है और वहां से रिलेटेड भूल हो जाती है तो क्या होती है? संविदा शून्य मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एक गुरु आध्यात्मिक सलाहकार ने अपने चेले भक्त को स्वर्ग में अपनी आत्मा के लाभ है तो अपनी समस्त संपत्ति उसे दान करने हेतु दुष्प्रेरित किया। तो ऐसा दान क्या होगा? ऐसा दान उसके विकल्प पर शून्य करने हो सकेगा। ओके, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 128 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? प्रतिभू के दायित्व से रिलेटेड है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक चलत प्रतिभूति पश्चातवर्ती समयवार है तो खंडित की जा सकती है। तो कब की जा सकती है? वो किसी भी समय खंडित की जा सकती है। आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है यदि निक्षेप ग्रहीता बिना निक्षेपी की सहमति के निक्षेपी के माल को अपने माल में इस तरह से मिला लेता है कि माल को अलग करना एवं निक्षेप को वापस प्रदान करना असंभव हो जाता है तो निक्षेपी अधिकारी होगा। किस बात का अधिकारी होता है फिर निक्षेपी? तो निक्षेपी अधिकारी होता है कि निक्षेपकर्ता द्वारा माल की हानि हेतु अनुतोष प्राप्त करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋण के भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करना क्या कहलाता है? तो ऋण के भुगतान या वचन की
पूर्ति है तो प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करना क्या कहलाता है भाई? तो ऐसे माल का निक्षेप करना गिरवी कहलाता है। अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है? तो अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है भाई? अभिकर्ता कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जो कि वयस्क होगा और स्वस्थ चित्त का व्यक्ति होगा। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक अभिकर्ता अपना प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति में उप प्रत्यायोजित कर सकता है? तो कब कर सकता है? जब व्यापारिक प्रथाओं में ऐसा प्रत्यायोजन संभव होगा। नेक्स्ट है, हानि रक्षाधारी अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए वचनदाता से निम्नलिखित वसूली करने का अधिकारी है। फर्स्ट, समस्त क्षतिपूर्ति जिसे किसी बाद में देने को बाध्य होना पड़ा हो, समस्त खर्चे जिसे बाद में उसे देने को बाध्य होना पड़ा हो, समस्त धनराशि जिसे उसे देने किसी बात के अंतर्गत समझौते की शर्तों के अनुसार देना पड़ा हो, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मोसेज बनाम मैकफर्ड लोन वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? ये संबंधित है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट से। किससे रिलेटेड है? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट से, अर्ध संविदा से। अर्ध संविदा कहां से कहां तक प्रावधान है? और 68 से लेके सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट है, जब संविदा के पक्षकार विद्यमान संविदा को नई संविदा से प्रतिस्थापित करने को सहमत हो जाते हैं तो यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जब विद्यमान जो संविदा है उसे नई संविदा में प्रतिस्थापित कर दिया तो क्या कहलाएगा? तो ऐसा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? संविदा का नवीनीकरण कहलाता है। ओके, और संविदा के नवीनीकरण के बारे में प्रावधान कहां पर है? सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक असंगत विक्रेता धारण अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसने क्रेता को माल का प्रदान कर दिया हो। भाई जब प्रदान कर दिया तो धारण अधिकार का तो प्रयोग कर ही नहीं सकता ना। जब क्रेता ने विधिपूर्ण तरीके से माल का कब्जा प्राप्त कर लिया तब भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, जब विक्रेता ने धारण अधिकार का परित्याग कर दिया हो तब भी नहीं कर सकता है। जब क्रेता दिवालिया हो गया हो, तो आंसर होगा हमारा डी कि जब क्रेता दिवालिया हो जाता है तो क्या कर सकता है? धारण अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कौन? विक्रेता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माल की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? अनुज्ञेय दावों को और धन को माल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शर्त एवं वारंटी विक्रय की संविदा के उपबंध है। वारंटी के रूप में उपबंध को शर्त नहीं माना जा सकता। शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए आवश्यक उपबंध है। वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए संपार्श्विक उपबंध है। बिल्कुल सही बात है, शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए आवश्यक उपबंध है और वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए संपार्श्विक संबंध है, उपबंध है, सॉरी, है ना। और शर्तें एवं वारंटी विक्रय की संविदा के उपबंध है, ये भी बात सही है। फिर यह कह रहा है कि वारंटी के रूप में उपबंध को शर्त नहीं माना जा सकता है। तो कौन सा आंसर होगा? हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विक्रेता द्वारा बेचे गए अंत्य वस्त्र से क्रेता को चर्म रोग हो गया। विक्रेता का दायित्व क्या है? विक्रेता का दायित्व है वह शर्त के उल्लंघन का दोषी है। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट के सिद्धांत का एक अपवाद नहीं है? सुनने करने संविदा के अंतर्गत कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय अपवाद है। विक्रय के पश्चात कब्जा युक्त विक्रेता द्वारा विक्रय, विक्रय के पूर्व कब्जा युक्त क्रेता द्वारा विक्रय और विक्रय के पश्चात कब्जा युक्त क्रेता द्वारा विक्रय। तो कौन सा नहीं है? इसमें से हमारा ऑप्शन सी नहीं है, विक्रय के पूर्व कब्जा युक्त क्रेता द्वारा विक्रय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भागीदार है? लाभांश प्राप्त करने वाला ऋणदाता, सभी के द्वारा या सबकी ओर से किसी एक द्वारा चलाए जा रहे कारोबार में लाभांश प्राप्त करने वाला व्यक्ति, संयुक्त संपत्ति से उत्पन्न लाभ में हिस्सा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कारोबार में लाभांश प्राप्त करने वाला गुडविल का विक्रेता। तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भागीदार माना जाएगा? तो सभी के द्वारा या सबकी ओर से, उसकी ओर से एक द्वारा चलाए जा रहे कारोबार में लाभांश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? भागीदार कहलाएगा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भागीदारी को इच्छाधीन भागीदारी माना जाता है। कब माना जाता है? जबकि भागीदारी की अवधि का उपबंध ना हो और यदि भागीदारी की परिसमाप्ति का भी उपबंध ना हो। ए तथा बी दोनों सत्य है। और कहां पर प्रावधान है भागीदारी का? पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन 7 में इच्छाधीन भागीदारी का परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भागीदारी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत व्यपदेशन का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? भागीदार के रूप में व्यपदेशन होना चाहिए। व्यपदेशन का ज्ञान, फर्म को उधार देना बिना ज्ञान के
व्यपदेशन। तो क्या सही नहीं है? व्यपदेशन का ज्ञान। आवश्यक के विषय में क्या सत्य नहीं है? वह भागीदार नहीं बन सकता है। उसे भागीदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल। वह फर्म के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है ना, सिर्फ उसकी संपत्ति को दायी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भागीदारी अधिनियम की धारा 69 के अधीन निम्नलिखित में से क्या वाद लाने की पूर्व शर्त नहीं है? क्या नहीं है भाई? कि फर्म पंजीकृत हो, वाद लाने वाले व्यक्ति का नाम फर्मों के रजिस्टर में भागीदार के रूप में हो, संविदा जनित या भागीदारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार का परिवर्तन, किसी संवैधानिक अधिकार का परिवर्तन। तो क्या इनमें से क्या सही नहीं है? डी, किसी संवैधानिक अधिकार का परिवर्तन। नेक्स्ट है, प्रकार में लिखित का अनादर होने पर दायी पक्षकार प्रतिकर देता है। किसे देता है? धारक को, बैंक को, प्रस्तावनकर्ता को, न्यायालय को। तो किसको देता है भाई? धारक को देता है। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार में लिखित का एक उदाहरण नहीं है? वचन पत्र है, विनिमय पत्र है, चेक है, लेकिन शेयर प्रमाण पत्र नहीं है। नेक्स्ट है, एक आवश्यक बी के पक्ष में चेक आहरित करता है, बी इसका प्रस्तांकन सी के पक्ष में तथा सी इसका प्रस्तांकन डी के पक्ष में करता है। चेक क्या हुआ? अनादरित हो गया। पक्षकारों के दायित्व के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? CMDP से दावा कर सकते हैं। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। CMDP से दावा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, स्वीकृति है तो उपस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है इसमें से आहरित की मृत्यु हो जाने पर बिल उसके विधिक प्रतिनिधियों के प्रति उपस्थापित नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, चेक बाउंस होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चेक बाउंस होना एक सामान्य अपराध है, बिल्कुल। चेक बाउंस के मामले में विचारण 3 माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, है ना। इसके बाद है, ऐसा मामले के विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं 262 से 265 लागू नहीं होगी। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मामले में क्या कहा गया है कि विचारण कैसे होगा? संक्षिप्त विचारण की भांति किया जाएगा, है ना, और सामान्य अपराध तो है ही। फिर ऐसे मामलों के संक्षिप्त विचारण में दोष सिद्ध होने पर मजिस्ट्रेट 2 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकता है, और जुर्माना कितना होगा? जो चेक बाउंस हुआ है उसका कितना होगा? उसकी राशि के 2 गुना तक हो सकेगी। नेक्स्ट है, किसी कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो कहां पर करेंगे? अगर कोई कुप्रबंध हो रहा है वहां पर, तो आवेदन करेंगे हम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को। आंसर सी। नेक्स्ट है, कंपनी के विघटन के लिए ट्रिब्यूनल आदेश पास करेगा परिसमापन आदेश के तुरंत बाद, जब कंपनी के कार्य पूर्णतः परिसमाप्त हो जाए तब, केंद्र सरकार के आग्रह पर, कंपनी लॉ बोर्ड के आग्रह पर। तो कब करता है भाई? जबकि कंपनी के कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। आंसर बी। ओके, तो चलिए इस पार्ट में हमने लगभग 48-49 क्वेश्चन देख लिए हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 50 और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से जितने भी हमारे पास प्री के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होंगे, है ना, बिहार के, तो वो सभी एग्जाम से पहले हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।